आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सत्ता का सेमीफाइनल। हम अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं 4 राज्यों के एग्जिट पोल न्यूज नेशन आपके सामने प्रस्तुत करेगा, जिसमें सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं मतदान प्रतिशत क्या रहा। यह है हमारे हिसाब से आकलन जो कि हम आपके सामने दिखा रहे हैं। मतदान प्रतिशत क्या रह सकता है, वोट शेयर, यह हम आपके सामने दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38% मतदान प्रतिशत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के खाते में 41% मतदान प्रतिशत जाता हुआ दिखता है। जेसीसी अजीत जोगी और उसके साथ साथ बीएसपी को अगर जोड़कर देखें तो 13% मतदान फीसदी इसके खाते में जाता दिख रहा है। अन्य के खाते में 4% और नोटा, यह महत्वपूर्ण बात है देखने वाली, वोट नहीं देने वाले लोग 4% ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपना मतदान नहीं किया है। अगर इसे आप सीट में तब्दील करते हैं तो आज जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है 90 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जिसकी सरकार अभी है, 38 से 42 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 40 से 44 सीटें जा सकती हैं। 40 से 44 कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं छत्तीसगढ़ में। जेसीसी गठबंधन के खाते में 4 से 8 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें अधिकतम जा सकती हैं। यह है अभी तक का हमारा एग्जिट पोल, जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, माफ कीजिएगा, हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सरकार बना सकती है। विनाश। बिल्कुल, तो राहुल जी, इन आंकड़ों से किस हद तक आप सहमत हैं जो हमारा एग्जिट पोल दिखा रहा है? अब ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं तो जाहिर है कि उतना, जैसे हम कहते हैं कि नमक की चुटकी के साथ ही इनको देखा जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से तो संभावना कांग्रेस की ज़्यादा है। और पहले भी वहाँ हमें मालूम था, अभी चर्चा भी हो रही थी कि वहाँ मत प्रतिशत हमेशा बहुत ज़्यादा कम रहा है, बिल्कुल अंतर। दरअसल अगर देखें तो 1.7, उसके बाद 1.2 और पिछली बार 0.7। हाँ, ये मतदान प्रतिशत फर्क, लेकिन इस बार फर्क काफी ज्यादा दिख रहा है हमारे एग्जिट पोल में। अगर ऐसा देखा जाए तो ये थोड़ी आश्चर्यजनक है, लेकिन उसका एक कारण हो सकता है कि इस बार अजीत जोगी और मायावती मिलकर जो लग रहा है कि ज्यादा वोट काट रहे हैं, उनकी ताकत नहीं। दरअसल अगर मतदान प्रतिशत की बात करें राहुल जी, उन्होंने बीजेपी को किया जी, यही बात मैं आपसे दरअसल समझना चाह रहा था कि अगर हम पिछले बार के विधानसभा के चुनाव देते तो भारतीय जनता पार्टी का जो मतदान प्रतिशत था वो 41.18 था और कांग्रेस 40.43। अभी जो हम एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं वो कांग्रेस को दिखा रहे हैं 41%, लेकिन भारतीय जनता पार्टी घटकर 38% पर आ गई है। तो ये जो जेसीसी का जो पूरा गठबंधन है, हालांकि ऐसा माना गया था कि ये कांग्रेस को काटने के लिए है, लेकिन शायद ये भारतीय जनता पार्टी को काट गया। अगर ऐसा हुआ तो ये वैसे तो अजीत जोगी भी काफी दिनों से खुद कह रहे हैं और ऐसा लग भी रहा था कि वो दोनों को कम से कम बराबर का नुकसान तो जरूर करेंगे। तो पहले जैसा जो असंतुलन था कि कांग्रेस को ज्यादा और बीजेपी को कम, वो ऐसा इस बार लग रहा है कि नहीं, और दोनों मिलजुल कर वो लड़ रहे हैं, तो उनकी ताकत बढ़ी है, ऐसा ये दिखा रहा है। अगर बात करें कि कहीं ना कहीं जो इमेज थी रमन सिंह की, चाहे उनके बेटे का पनामा पेपर्स में नाम आने की बात रही हो, चाहे वो नान घोटाला हो, या फिर जो तमाम सीडी कांड रहे हों, तो कहीं ना कहीं जो उनकी खुद की इंडिविजुअल इमेज जो अच्छी थी, जिसके बल पे लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी शायद फेस करनी ना पड़े, आखिर के दिनों में वो टार्निश होती चली गई। देखिए, एक तो मैं बता दूं जो आपके एग्जिट पोल के वोट परसेंटेज के आंकड़े हैं, 41% के आसपास कांग्रेस और 38% वो, अगर 41% पर कांग्रेस, भाजपा को 48 सीटें मिली थी, तो 41% पर कांग्रेस को 44 सीटें कैसे मिलेगी? फिर तो कांग्रेस की सीटें भी 45, 46, 47 तक होनी चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि वो दोनों का गैप भी ज्यादा है। उस वक्त 0.75 का गैप था। तो मेरे हिसाब से ये भी देखना पड़ेगा उस समय कि पिछली बार 22 सीटें ऐसी थी जो 500 से 1000 के अंतर पर जीते हारी गई थी, तो उसका आकलन एग्जिट पोल में लगा पाना जरा आसान नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि इस बार कांग्रेस सीटें 50 से ऊपर होनी चाहिए इस वोट परसेंटेज के हिसाब से, एक बात। दूसरी बात, अजीत जोगी फैक्टर जो है, ज्यादा प्रभाव अजीत जोगी का जिस बेल्ट में है, राजेश बादल जी और जोशी जी शायद मेरी बात को ठीक करेंगे कि वहां जो सतनामी वाला जो पट्टी है, वहां जो 12 सीटें जो मानी जाती है, उसमें 10 सीटें पहले से बीजेपी के पास थी। तो अगर अजीत जोगी ने वहां जो भी अपना असर दिखाया होगा तो उसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ होगा उन इलाकों में। तो मुझे तो इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये लग रहा है, लेकिन बाकी तो आपका सीट प्रोजेक्शन है, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर। बादल जी, वहां से नुकसान का एक कारण और भी है जी। नुकसान का कारण ये है कि जो सतनामी जो संप्रदाय है, उसके जो गुरु हैं बालक दास, वो पिछली बार खुलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कैंपेन किया था और इस बार वो कांग्रेस के पक्ष में खुलकर समर्थन उन्होंने किया है, एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, जो हमारे अनुमान में आया है कि 4% नोटा, पिछले बार 3% नोटा थे जो देश में, उसके बाद से जितनी भी विधानसभाओं में चुनाव हुए वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में था। तो अगर 3% पर 18 सीटों पर रिजल्ट उलटफेर हो गया था, बिल्कुल, अगर ये 4% है
तो बहुत ज्यादा सीटों का फर्क नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऊपर हो सकता है, यानी अभी कांटे का मुकाबला। जोशी जी, आपका क्या आकलन है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को लेकर अभी जो स्थिति बनती दिख रही है, अगर आप स्थानीय लोगों से बात करें तो लोग बहुत ज्यादा मुखर तरीके से अपनी बातों को सामने नहीं रख रहे थे, और उसके साथ साथ जो पहले चरण के 18 सीटों के मतदान है उसे लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो कहा था कि 18 में से शायद 8 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद जब ईवीएम्स वापस रायपुर पहुंचे तो अचानक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया कि 8 नहीं, अब तो हम 14 पर जीतेंगे। देखिए, यहाँ एक अजीत जोगी प्लस मायावती फैक्टर जी, अगर हम लोग शुरू से देखें पिछले 3-4 महीने का, अगर हम लोग चुनाव के और प्रचार का तरीका, तो अजीत जोगी ने सबसे पहले अपने आप को इस ढंग से पोजीशन किया कि मैं एक कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में सामने आऊँ। यानी वो किंग मेकर कहाँ तक मानते हैं नहीं मानते हैं ये तो 11 तारीख की बात पता लगेगा, लेकिन किंग मेकर के रूप में अपने आप को उन्होंने पोजीशन करने की कोशिश की, और इसका नतीजा ये हुआ कि वो मायावती को साथ में लेके आए। जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा कि वो जो बेल्ट है ना, इसमें जो बिलासपुर है, रायगढ़ है, और यहाँ जोगी जी का एक असर रहा है ट्रेडिशनली, क्योंकि वो इसी एरिया के थे। वो बात बिल्कुल सही लगती है कि वहाँ बीजेपी के सबसे ज्यादा सीटें इस समय हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये सही निकलता है, और आपने देखा कि 41% के आसपास कांग्रेस जो विनिंग पार्टी है वो आमतौर पे 41% के आसपास रहती है। मुझे अभी ज्यादा लगता है, लेकिन अभी मुझे ये लग रहा है कि हंग असेंबली की चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि नोटा का प्रतिशत कहीं ना बढ़ गया है। बिल्कुल, तो क्यों 4% तो आप बता रहे हैं ना, तो इसका एक असर है। 4 ना, देखिए पहले 3 तब 4 हो गया, तो इसका असर, इसका शिकार कांग्रेस भी हो सकती है और बीजेपी भी हो सकती है और अजीत जोगी भी हो सकता है। अजीत जोगी से उर्मिलेश जी मेरी जब बात हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि अजय कुमार, मैं इस बार चुनाव किसी को जिताने के लिए नहीं, खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहा हूं। ये थोड़ा सा जी, वो किंग उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट यही शब्द कहे थे, इसलिए मैं शब्दशः आपको बता रहा हूं। तो क्या ये संभावना बन सकती है कि एक हंग असेंबली की सूरत में कोई भी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, अजीत जोगी को ही मुख्यमंत्री बना दे और उनका सपना पूरा हो जाए? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं कि एक ही सूरत में अजीत जोगी मुख्यमंत्री फिर बन सकते हैं, और वो सूरत यह है कि कांग्रेस को इतनी कम सीटें मिलें कि वो किसी तालमेल में जाने की स्थिति में न हो, और भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सीटें मिलें कि वो रमन सिंह को मुख्यमंत्री न बना सके, तब जो वो है अजीत जोगी को बीजेपी बना सकता है। वो कर्नाटक मॉडल लागू। एक चीज याद रखिएगा, कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर अजीत जोगी को मुख्यमंत्री का पद नहीं सौंपेगी, चाहे उसको किसी अनजान व्यक्ति को, निर्दलीय को ही क्यों न चुनना पड़े। एक चीज तो ये साफ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर हंग असेंबली आती है। मेरा जहां तक मानना है, मैं जो समझता हूं, मैं थोड़ा चुनाव से काफी पहले गया था, तो मैं चुनाव के परिदृश्य को या माहौल को मैं चुनाव के बीच में वहां पर था, और मुझे तो वहां पे जो अजीत जोगी का जो इलाका जिसकी चर्चा हो रही है, एक तो वहां पर स्वयं जो उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग खड़े हैं, उनमें कई हारते नजर आ रहे थे। मतलब लोगों ने कहा कि सबकी स्थिति बहुत शानदार नहीं है। अजीत जोगी की स्वयं पत्नी रेणु जोगी जी अगर जीत जाए तो ये 7वां आश्चर्य होगा। उनकी स्थिति अच्छी नहीं, 7वां आश्चर्य होगा। देखिए, इस जो आपका एग्जिट पोल है, मैं एग्जिट पोल पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जिट पोल अपने मेथोडोलॉजी है, सबकी अपनी अपनी अलग है। लेकिन एक बात साफ है कि जो वहां की पिजेंट्री है, जो किसान वहां का है, जिसकी बहुत बड़ी ताकत है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी से गहरे स्तर पर नाराज था। और अगर उसका चुनाव में मतदान ठीक से हुआ है, मतपत्र कह रहे हैं, ईवीएम की सुरक्षा रही है। अभी जगदलपुर, आप 18 सीटों की बात कर रहे थे, जगदलपुर में 2 लोग लैपटॉप के साथ स्ट्रांग रूम में जाते पाए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सबसे अधिक जो कोशिश की गई है जगदलपुर के इलाके को प्रभावित करने, जहां 18 सीटों का मामला है पहले फेज में, तो ये सब भी देखना पड़ेगा। हम दरअसल चेहरों की बात कर रहे हैं, तो आइए जरा चेहरे की बात कर लेते हैं और आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। दरअसल हमारे एग्जिट पोल के आधार पर हमने ये भी जानने की कोशिश की कि कौन है पसंदीदा मुख्यमंत्री। पिनास, बिल्कुल, अगर बात करें रमन सिंह की तो 33% लोग जो हैं रमन सिंह को बतौर मुख्यमंत्री पसंद करते हैं। 18% लोगों की नजर में भूपेश बघेल जो हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए पसंद है, और अजीत जोगी को महज 9% लोग जो हैं वो चाहते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर देखना। और अगर दूसरे किसी बीजेपी के नेता की बात की जाए, चेहरा कोई स्पष्ट नहीं, तो 8% लोग कहते हैं दूसरा मुख्यमंत्री भी चलेगा, और दूसरा कोई कांग्रेसी नेता
20% यानी कि एक बड़ी संख्या है दूसरे किसी कांग्रेस नेता की। 20% लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो एक बार फिर से विनोद अग्निहोत्री जी, अगर हम देखें तो यहाँ पर कमोबेश उसी तरह का पैटर्न कि जो मेजर लीडरशिप है उससे इतना ज्यादा मोहभंग नहीं हुआ है, या फिर विकल्प नहीं था तो इसीलिए। मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोगों से बात की, मैं गया तो नहीं लेकिन अपने संपर्कों के जरिए, तो वहां एक विशेष बात थी। रमन सिंह से नाराज नहीं थे लोग, लेकिन एक ये था कि बदलना चाहिए, 15 साल हो गए, एक बदलाव की एक एहसास, एक भावना थी लोगों के अंदर। यहां तक कि लोगों से पूछा गया, हमारे एक संवाददाता ने कहा कि भाई ये सरकारी स्कीमें रमन सिंह की आपको मिल रही, बोले हाँ मिल रही, वो तो आगे भी मिलेंगी, लेकिन बदलना चाहिए। अब मुझे चेंज चाहिए। हाँ, अब ये दूसरा जो किसानों की कर्ज माफी, जो उर्मिलेश जी कह रहे थे, किसानों की कर्ज माफी का ऐलान जो राहुल गांधी ने किया, उसका इतना जबरदस्त असर वहां गांव के किसानों में पड़ा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों का एक किसान तो एक राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा बन गया है। इन 3 विधानसभाओं 4 के अलावा भी ये देश में 2019 के चुनाव का मुद्दा भी किसान बनने जा रहा है, मैं इसके आधार पर कह रहा हूं। तो वहां पर उसका भी असर देखने को मिला, और इसीलिए जो आपको 41% वोट आपका एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में दे रहा है, तो वो इसका एक संकेत है इस बात का कि निश्चित रूप से किसानों का, आदिवासियों का वोट जो है इस बार बीजेपी से खिसक करके, छिटक करके कांग्रेस के पक्ष में गया होगा। बिल्कुल। प्रबोधन से आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप ये बताइए कि आपने जो खुद अपना एग्जिट पोल किया है, आपके आधार पर क्या स्थिति वहां पर आ रही है, क्या आपका एग्जिट पोल कहता है? हमारा एग्जिट पोल तो बीजेपी को 45 सीट दे रहा है और कांग्रेस को 39 और अन्य को 6। अच्छा, ये आंकड़े हुए आपके सामने, ये प्रबोधन का एग्जिट पोल है जो अभी आप अपने दर्शकों को हम आप दिखाना चाहते हैं। प्रबोधन ने भी अपना एग्जिट पोल किया है और उनका ये कहना है कि कांग्रेस को 45 सीटें मिल सकती हैं। नहीं, ये उल्टा कर दिया है, वहां उल्टा हो गया। 45 सीटें और कांग्रेस को 39। बीजेपी की सरकार बना रही है। दिक्कत है, मैं इस ग्राफिक को तुरंत ठीक करता हूं। आप बताएं आपके हिसाब से क्या आंकड़े हैं? 45 बीजेपी, 39 कांग्रेस और दो सिर्फ अजीत जोगी के आदमी जीत रहे हैं जी, और 2 बीएसपी और 2 अन्य, इसमें एक रिबेल कांग्रेस का और एक बीजेपी का। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपने 2013 की स्थिति से थोड़ी सी कमजोर हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सरकार उसी की रहेगी। कांग्रेस का कोई ऐसा 45 सीट का मतलब चेहरा सरकार नहीं उसी का दिखा। बनना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखा जो मुख्यमंत्री रमन सिंह की बराबरी करे, जहां पे लोगों ने ऐन मौके पे अपना इरादा बदला और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के करीब लाया। क्या लीडर का ना होना वहां पे आपको लग रहा है मुद्दे थे, बदलाव की चाहत थी, लेकिन लीडर नहीं था, इसलिए रमन सिंह को चुना गया? हर एक स्टेट में एक लीडर रहता है और लीडर बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारे पे कौन राज करेगा, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसका की फायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी ने। और तो आपको लगता है कि सिर्फ रमन सिंह का चेहरा अपने आप में बहुत कायम रहा और ये शायद आपके एग्जिट पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की सबसे बड़ी कड़ी हो सके? राहुल देव जी, क्या चेहरा न होना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है? क्या ये अपने आप में बहुत मायने रखेगा? आजकल ये सभी जगह चेहरा महत्वपूर्ण हो गया है, पहले की तुलना में कहीं ज्यादा हो गया है। हमारी पूरी राजनीति अब व्यक्ति केंद्रित हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो और रमन सिंह, 2 मुख्यमंत्री इस समय ऐसे हैं, रमन सिंह और शिवराज सिंह चौहान, जिनसे लोगों को निजी नाराजगी नहीं है, उनकी निजी वो पसंद बने हुए लोगों की इच्छा बदलाव की है। कुछ असंतोष है, कई जगह नाराजगी है, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ है, लेकिन जो चेहरे इस समय 2 वहां पे बैठे हुए हैं, वो उनसे, उनकी ये बहुत बड़ी बात है, श्रेय की बात है कि उनसे लोग नाराज नहीं हैं। तो एक तरफ उनकी ऐसी एक असाधारण पसंद है जी, और दूसरी ओर एक चेहरे का अभाव है। भूपेश बघेल कोई बड़े वो अच्छे तेज तर्रार नेता है वहां के, लेकिन उनको भी ऐसा मौका नहीं मिला। छवि भी शायद उनकी छवि भी दागदार रही। 15 साल से पार्टी बाहर है, तो उनको मौका नहीं मिला। राहुल जी जो कह रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में जी, कि देखिए ये जो बात हो रही है कि हमारा लोकतंत्र कुछ बदल गया है और चेहरे के बगैर लोग चुनाव में नहीं उतरते या मतदान नहीं ठीक से करते या पसंद नहीं करते किसी पार्टी को, मैं इसको इसलिए नहीं मानता जी कि अभी हाल फिलहाल का एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव था 2017 में, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का प्रचंड बहुमत हासिल किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। क्या भारतीय जनता नहीं क्या मैं वही कह रहा हूं जी, दूसरी तरफ से अखिलेश यादव थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन क्या बीजेपी ने कोई चेहरा खड़ा किया था? क्या बीजेपी ने बताया था कि वो आदित्यनाथ बिष्ट और योगी जी को अपना मुख्यमंत्री बनाएगी?
बगैर चेहरे के चुनाव बीजेपी ने जीता इतने प्रचंड बहुमत से, तो चेहरा होने से चुनाव जीता जाएगा। चलिए, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में मोदी जी का चेहरा काम कर रहा था। नहीं, मैं बताऊं, नहीं, तो मोदी जी का जो चेहरा था, हरियाणा में भी मनोहर लाल खट्टर का नाम नहीं था पहले। इसमें कोई शक नहीं, रघुवर दास का नाम बार होती है। हरियाणा में किसका चेहरा, उत्तराखंड में नाम नहीं था। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम यही आंकड़े आपके सामने रखते हैं। आंकड़े दरअसल हम ये रख रहे हैं और दिया गया था, क्या नतीजा निकला? आइए जरा ये देखते हैं कि इसने कितनी रैलियां की। हिमाचल में चेहरा धूमल थे। विनोद जी हमें इस बात बता देते हैं कि किस लीडर के प्रचार का कितना असर पड़ता है। लोगों ने जो एग्जिट पोल में अपने रुझान सामने रखे, उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब चुनाव प्रचार का असर 25% लोगों का ये कहना था कि उनके चुनाव प्रचार से वो काफी प्रभावित रहे। रमन सिंह जी, और हालांकि उन्होंने रैलियां कम की, उन्होंने सिर्फ 11 रैलियां की, लेकिन अगर आप रमन सिंह की बात करें तो 18% लोगों की पसंद रही कि रमन सिंह जो बात कहते हैं उस पर भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। अमित शाह जी की रैलियों के लिए भी 12% लोगों का समर्थन रहा, जो कि अपने आप में देखा जाए तो शायद अब तक छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी कोई बहुत बड़े नेता के तौर पर नहीं थे, लेकिन लोगों ने उन पर भरोसा किया। अजीत जोगी पर 9% लोगों का अपना भरोसा रहा उनकी रैलियों के आधार पर, जो हमारे सर्वेक्षण में निकल गया। राहुल गांधी 18% लोगों के पसंद बने रहे और लोग उन्हें देखना पसंद करते रहे। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि रमन सिंह के मुकाबले में राहुल गांधी दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे कहीं ऊपर दिखे। यानी कि अगर चेहरों की बात करें तो चेहरों की दौड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश में नंबर 1 है। यह शायद दिख रहा है कम से कम छत्तीसगढ़ में, हमारे इस एग्जिट पोल के दौरान जो हमने सवाल पूछे उसमें। विनोद जी, सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी में सबसे लोकप्रिय चेहरा है और अभी भी राहुल गांधी को उनके मुकाबले में आने के लिए और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है, रमन सिंह का चेहरा हम बार बार कह रहे हैं, मैं तो इसको उल्टे रूप में देख रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का चेहरा न होना छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ताकत बनेगा। अगर वहां चेहरा का इशू होता, जो लीडरशिप 2013 में पूरी की पूरी खत्म हो गई, तो शायद वहां झगड़े ज्यादा होते। और कई बार चेहरा ना होना, जैसे हरियाणा में चेहरा नहीं था, हरियाणा भाजपा का। जोशी जी, आप क्या कहेंगे? जी, जोशी जी, चेहरे के बारे में आ रहा हूँ। बड़ी बात हुई मोदी जी को लेकर के। मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ कि 2015 में दिल्ली में चुनाव हुए जी, और मोदी जी ने 5 रैलियां की और 3 सीटें मिली। ठीक इसी सब 2015 में ही बिहार में चुनाव हुए और उन्होंने कितनी रैलियां की और कितनी सीटें मिली, यह हम सभी जानते हैं। ये सही है कि पर्सनैलिटी कल्ट का एक दौर राजनीति में आया है और इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के जमाने में 1971 से शुरुआत हुई थी जी। लेकिन अब तब और आज में सबसे बड़ा फर्क ये है, जोशी जी, हम नेहरू जी को क्यों भूल जाते हैं? नेहरू जी भी तो जहां खड़े हो जाते तो चुनाव वही जीत जाता था। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो प्रभाव पड़ता, सॉरी, इसका चैनल्स का जो प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि 1971 से लेकर के और 1980 तक, उसके बाद तक चैनल की वो जो रोल आज है जी, उस समय नहीं था। तो उस समय फेस टू फेस कांटेक्ट होते थे, संपर्क होता था मतदाता का और नेता का। लेकिन पर्सनैलिटी कल्ट का एक महत्व था जोशी जी। लेकिन इसके बाद मिथ, जो नया मिथ गढ़ा गया चैनल से, और वो एक मोदी युग से जो शुरुआत हुई, एक नया फिनोमेनन सामने आया है, और वो एक ही चैनल के माध्यम से नए मिथ पैदा कर दिए जाते हैं। चलिए, खैर इसमें कोई शक नहीं। देखिए, पर्सनालिटी बिल्डिंग राजनीति का एक अहम हिस्सा है। एक सेकंड जी, जोशी जी, एक उदाहरण देना आप भूल गए। नोटबंदी के बाद सबसे भावुक भाषण प्रधानमंत्री ने गोवा में दिया था, और गोवा में भाजपा हार गई। अब सरकार बनाने अलग बात है, पार्टी कांग्रेस आई। नहीं कह सकते। अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आपसे कुछ ही क्षणों में जी, लेकिन 99 मिला उनको सीटें, लेकिन 150 का दावा करती थे, 115 भी नहीं मिले, जबकि मोदी जी ने वहां सबसे ज्यादा रैलियां की तो, और बिक्री भी की। तो ये कहना, देखिए, जनता बहुत एक बार तय कर लेती है कि हमें उसके प्रशिक्षण बन जाते हैं कि ये व्यक्ति ये कहेगा, ये व्यक्ति ये कहेगा, उस आधार पर वो चलते हैं। मैं एक सेकंड सिर्फ एक चीज अपने दर्शकों के सामने रख दूं कि बस अब से कुछ ही क्षणों में मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिए, बने रहिए लगातार आप न्यूज नेशन के साथ। और राजेश बादल जी, मैं आपसे ये दरअसल पूछना चाह रहा था, ऐसा क्यों है कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में आज भी रमन सिंह एक बहुत चर्चित चेहरा है, लोग उनको पसंद करते हैं, तो फिर इसे किस तरीके से आप देखें? जाहिर सी बात है, ये एक व्यक्ति की छवि इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सरकार से भी बड़ी है,
देखिए, जो बात छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के लिए है, वही बात कमोबेश मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए है। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि दरअसल बहुत लहर को आप छोड़ दीजिए, कभी कोई बहुत जबरदस्त जब लहर होती है जैसे 1985 में थी जी, तो लोग यहां हटाने के लिए वोट करते हैं। कोई भी चुनाव आप देख लीजिए, विकल्प कौन होगा, नया चेहरा कौन होगा, उस पर वोट नहीं करते। हर चुनाव में जो सामने है उसको हटाने के लिए वोट करते हैं। इस बार ये परीक्षा मेरे ख्याल है बहुत कांटे की है छत्तीसगढ़ में। इसमें एक और जी, मोनोटोनी फैक्टर। देखिए, एक तो होता है एंटी इनकम्बेंसी और दूसरा होता है मोनोटोनी फैक्टर। तो 15 साल से मान लीजिए, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि वो हट ही जाएंगे, लेकिन एक मोनोटोनी फैक्टर एक जनता के मतदाता। चलिए, एंटी इनकम्बेंसी और मोनोटोनस जो है वो भी हो जाते हैं, तो सिर्फ चेंज के लिए भी हो सकता है कि आपको नेता से नाराजगी उतनी ना हो, लेकिन चेंज चाहिए। छत्तीसगढ़ में जो हमारे एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं उसके मुकाबले में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन यह भी इस बात से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि क्लोज फाइट भी वहां पर निकलकर सामने आ सकते हैं।